नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। जातिगत जनगणना को लेकर के जहां पूरे बिहार के नेताओं, सभी दलों के सर्वदलीय जो भी नेता हैं, सारे लोगों ने कहा कि बिल्कुल सही है और कुछ लोगों ने तो कहा कि आज के समाज की आवश्यकता भी है। लेकिन एक पत्रकार होने के नाते मैं नहीं मानता इस चीज़ को कि अब कि वर्तमान परिस्थिति में देश को जातिगत जनगणना कराने की आवश्यकता है। यहाँ पे अमीरी और गरीबी का अंतर ढूंढने की ज़रूरत थी, लोगों को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने की आवश्यकता थी। आप जनगणना के क्षेत्र में शैक्षणिक जनगणना करा लेते, उद्योग धंधे से रिलेटेड जनगणना करा लेते, लेकिन जातिगत जनगणना के पीछे की मंशा आखिर क्या है, इन्हीं तमाम चीज़ों को जानने के ख्याल से हम बेगूसराय के बहुत चर्चित चेहरे और अपने आप में एक अलग सी छवि, अलग सा व्यक्तित्व रखने वाले व्यक्ति पूर्व जिलाध्यक्ष संजय कुमार सिंह के साथ हैं और उनसे मैं यही जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर भाजपा घुटनों के बल पे क्यों बैठ गई जातिगत जनगणना को लेकर, जबकि भारतीय जनता पार्टी इस बात से बहुत दूर होती नज़र आ रही थी। आज क्या हो गया कि जातिगत जनगणना पर आप भी और आपकी पार्टी भी कुछ अलग ही राय प्रकट कर रही है। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा आपका और बीटी न्यूज़ के इस पेज पर। आपके विषय में लोग ये तो कम से कम कॉमनली जानते ही हैं कि अगर शुद्धता की बात अगर कहीं होगी, विशुद्ध बातें कहीं से निकल करके आएंगी, तो वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है जो संजय कुमार सिंह है। जी नमस्कार। ठीक है, आपने जो कहा कि शुद्धता की बात या निष्पक्ष अपनी बात, बेबाक टिप्पणी, निश्चित तौर पर हमको इस बात के लिए गर्व भी होता है और आपने इस रूप में मेरा परिचय करवाया, इसके लिए आपके प्रति हम धन्यवाद प्रकट करते हैं। जातिगत जनगणना से क्या फ़ायदा हो सकता है बिहार की आवाम को या देश की आवाम को? देखिए, जातिगत जनगणना की जहाँ तक बात है और इसमें जहाँ तक फ़ायदा और नुकसान, जो आज जातिगत जनगणना की बात करने वाले लोग हैं, जिन लोगों ने इन विषयों को बड़ा प्रमुखता के साथ उठाने का काम किया है, उनके भी समझ में है कि इसका कोई लाभ नहीं है, इसका कोई आउटपुट मिलने वाला नहीं है। देश अब उस दौर से आगे बढ़ चला है। अब श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का शासन है, जहां जाति का बंधन ढीला हुआ है कमोबेश। विकास के चश्मे से लोग, विकास के नज़रिए से लोग अब देखना पसंद करते हैं। आज जातिगत जो एक विद्वेष का वातावरण रहा करता था, खास करके देश की राजनीति और खास करके हम कह सकते हैं बिहार के राजनीति में भी, वो कमोबेश अब ढीला पड़ा है। और चूँकि नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो विकास का एक रूपरेखा तैयार की है, आज हम ये गर्व के साथ कह सकते हैं कि यदि गरीबी देखना है तो हम किसी एक खास जाति, चूँकि वो निम्न जाति से जुड़ाव रखता है इसलिए वो गरीब है, ऐसी कोई बात आज के डेट में नहीं रह गई है। आज यदि गरीबी की बात करते हैं तो वह गरीबी ब्राह्मण में भी है, भूमिहार में भी है, जैसे अन्य जाति समूह में है। भले हम कहने के लिए ऊंची जाति, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा है कि हम यहाँ पर गरीबी नहीं है। यदि गरीबी नहीं होती तो आज वही बगल का शायद मोहद्दीनगर का इलाका या समस्तीपुर जिला का मऊ वाजिदपुर का इलाका जो वह अपने संपूर्ण परिवार के साथ यह लीला समाप्त नहीं कर लिया होता। यदि ब्राह्मण, वो तो जाति में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, और उस सर्वश्रेष्ठ जाति का व्यक्ति 100 परिवार अपने को समाप्त कर लेता है, तो यह साबित करता है कि यदि जो आज नेता जाति के आधार पर गरीबी का निर्धारण कर रहे हैं, कहीं न कहीं उनका सोच शुद्ध रूप से पॉलिटिकल और समाज में फिर वह वातावरण बने जो 90 के दौर में बिहार में हुआ करता था। शायद उस वातावरण को फिर से जागृत करने का काम, उस वातावरण को जातीय वैमनस्यता फैलाने का, और जिसका लाभ उन लोगों ने उठाया है, शायद उसी को ध्यान में रख के, चूँकि नरेंद्र मोदी ने
लगभग हर राजनीतिक दल के दुकानदारी को एक तरह से कहिए अपने काम के सहारे बंद करने का काम किया। तो इन जाति जाति का खेल करके फिर से जातीय वैमनस्यता फैलाने का कहीं न कहीं इसमें साजिश की बू आती है। बेगूसराय में जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है, एमएलसी चुनाव के बाद जो भी चीज़ें सामने आई, भीतरघात जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, एक आख फोटो भी वायरल हुआ था, आपने भी देखा होगा उस तस्वीर को। एमएलसी चुनाव के बाद से भाजपा का जो बूथ स्तर का जो कार्यकर्ता है, कहीं ना कहीं अपने आप को कोसता हुआ नजर आता है। निश्चित हम सहमत हैं कि बिहार विधान परिषद के ये स्थानीय निकाय का जो चुनाव था, हम लगातार 2 बार इस सीट को जीतने में कामयाब हुए थे और इस बात का भी हमको गर्व था कि जो हमारा कैंडिडेट हुआ करते थे वो कमोवेश इस मामले में एक खास करके स्थानीय निकाय क्षेत्र से जीतने वाले प्रत्याशियों में बिहार के कुल 24 में वो पहला स्थान रखा करते थे अपने कामों के माध्यम से। और बेगूसराय हो कि खगड़िया हो, वो भेद मिट चुका था। उन्होंने काम का ऐसा एक स्वरूप, और ख़ास करके हम बेगूसराय वासियों के लिए तो निश्चित तौर पर वह दुखद पल, कम से कम रजनीश कुमार नाम का एक एमएलसी ऐसा ज़रूर हुआ करते थे जो बेगूसराय में रह के रोज़ दीन दुखियों की, भाजपा के कार्यकर्ताओं से, आम लोगों से रूबरू होने का काम करते थे। उनके समस्या से दो चार होके उनके समस्या समाधान में वाहक बनते थे। आज निश्चित तौर पर कहीं न कहीं इसमें कमी आई है और जो स्वरूप खड़ा हुआ और जिन बातों की ओर आपने ध्यान दिलाया, वो दल के अंदर विश्वासघात, वो सब सर्वविदित है। बहुत ज़्यादा इस पर बोलने की आवश्यकता नहीं है। काश वह स्वरूप नहीं आता तो यह बेगूसराय के लिए अच्छा रहता। यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नुकसान नहीं हुआ है, हम कह सकते हैं कि इस एमएलसी सीट पर हम जो चुके, इसका कहीं न कहीं अफसोस हम बेगूसराय जिला वासियों को भी है। जिस वक्त तकरीबन मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि करीब 1 दर्जन यहाँ जिला अध्यक्ष हो चुके हैं और जिसमें अमरीश शांडिल्य जैसे छवि के लोग रहे, राम लखन सिंह जैसे लोग रहे, तो बहुत सारे लोग इसमें आए थे। लेकिन सब में से 2 बार अध्यक्ष पद को सुशोभित करने का मौका आपको मिला। और इसमें एक और ख़ास बात थी कि जयराम दास जी जो कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए थे, उसके बाद से कोई अन्य उस समाज से नहीं आ पाया जिला अध्यक्ष के लिए, आप ही लोग बैठे रहते हैं। ठीक है, ये आपका कहना। देखिए, बेगूसराय जिला ऐसे भी संख्या बल के दृष्टिकोण से देखेंगे, राजनीतिक में भागीदारी के दृष्टिकोण से देखेंगे, सक्षमता के दृष्टिकोण, राजनीतिक सोच समझ में निश्चित तौर पर इस जाति, लेकिन अन्य जाति समाज के लोग भी यदि इस दिशा में आगे आए तो हम इसका स्वागत करते हैं और ये होना भी चाहिए। हमको तो इस बात का सौभाग्य है कि हम जब पहली बार पार्टी के जिला अध्यक्ष बने थे, उस वक्त जिले में कुल सांगठनिक 24 मंडल हुआ करता था और उस 24 मंडल में अकेले एक जाति विशेष का 16 मंडल अध्यक्ष हुआ करते थे और 4 अन्य, जिसमें सवर्ण जाति के ही, जिसमें 2 ब्राह्मण जाति से और 1 कायस्थ और 1 राजपूत समाज से। मात्र 4 मंडल हुआ करता था जो अन्य जाति समूह से जुड़े हुए लोग मंडल अध्यक्ष, मतलब 24 में 4। चूँकि अब उस बार जिला अध्यक्ष बने थे और हम उस वक्त तो कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन जब संगठनात्मक चुनाव फिर हमारे कालखंड में प्रारंभ हुआ 3 साल के बाद, तो हमने व्यक्तिगत तौर पर रुचि लेकर एक तो 24 जो सांगठनिक मंडल था वो 24 से 34 में परिणत हुआ, 34 मंडल। और उस 34 मंडल में 20 जाति के लोगों को मंडल अध्यक्ष बनाने का काम, बड़ा आपस में राय शुमारी चर्चा करके, लोगों के राय शुमारी से
हमने एक ऐसा मानसिक तौर पर नेतृत्व वर्ग से जुड़े हुए लोगों ने तैयार रख लिया कि हम 20 जाति के लोग को हम पार्टी का मंडल अध्यक्ष बनाए, जो एक समाज विशेष, जिस समाज से मैं स्वयं संबद्ध रखता हूँ, जिनकी संख्या 24 में 16 हुआ करती थी, वो 34 में आके 10 पर आके अटक गए। वो स्वाभाविक भी है, जो बेगूसराय का जो संख्या बल है उस दृष्टिकोण से वो उतना आवश्यक भी है। लेकिन मेरा प्रयास था कि ये पार्टी के आईने में सांगठनिक जो स्वरूप है, इसमें हर जाति समाज के लोगों को यह लगे कि मेरा भी चेहरा यहाँ दिखता है, और उस भाव के साथ हमने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े जो पिछड़ा समाज, वंचित समाज, अनुसूचित जाति का समाज, उन वर्गों से भी जोड़ने का काम मंडल अध्यक्ष के रूप में, सांगठनिक जिला के पदाधिकारी बनाने में उन लोगों की अच्छी भागीदारी, और आज इस बात का फख्र और गर्व है कि शायद ही कोई ऐसा वर्ग समाज जिस वर्ग में मेरा सबल मजबूत नेतृत्व आज न हो, ऐसा आज इस बात का सौभाग्य है। वो चाहे मल्लिक समाज से लीजिए तो बिरजू मल्लिक, सदा समाज से लीजिए, मूसा सदा से लीजिए तो गौतम सदा, राम से लीजिए विनोद राम, सुनील राम, बहुत सारे ऐसे चेहरा नज़र आएंगे जो कहीं न कहीं हम लोगों के ने इस चीज़ को बनाने का काम किया। आपके वक्त की भाजपा और वर्तमान भाजपा बेगूसराय में, मैं पूरे देश स्तर की बात नहीं, मैं बेगूसराय की, कहाँ है, कितना अंतर है, कितना फासला है? नहीं, वो देखिए, वो नेतृत्व पर निर्भर करता है, काम करने का अपना तौर तरीका है, और राजकिशोर जी भी अच्छे काम कर रहे हैं, और ऐसे भी वो संघ से उनका जो हमारा विचार परिवार है, उस विचार परिवार से बरसों तक उनको काम करने का अवसर मिला, अनुभव है, और अच्छा काम कर रहे हैं। बेगूसराय में खास करके नगर निगम की स्थिति पर काफ़ी चर्चाएं होती रहती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वायरल हो गई, लेकिन नगर निगम के साथ आखिर ऐसी क्या समस्या है कि वायरल होने के बावजूद भी उस पर गंभीरता से वो नहीं आते? आज लोहिया नगर की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि पूरे बेगूसराय का पानी, नाले का पानी लोहिया नगर में प्रवेश कर रहा है, और जिसका निकलने का कोई साधन नहीं है। जो साधन था उसे सत्तासीन दल के ही नेताओं के द्वारा उस साधन को बंद कर दिया गया। बंद करने के पीछे के उद्देश्य को मैं नहीं जानना चाहता, मैं ये जानना चाहता हूँ कि लोहिया नगर के लोग आखिर नगर निगम का हिस्सा हैं या नहीं? लोहिया नगर हमारे बेगूसराय नगर निगम का पुराना मोहल्ला है, और यहाँ पर लोग कहते भी हैं कि जैसे पटना का कंकड़बाग वैसे बेगूसराय का लोहिया नगर, और नगर का हिस्सा भी है। और जो अब जिन समस्याओं की ओर आप ध्यान दिला रहे हैं, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है। संपूर्ण बेगूसराय नगर निगम की जो आज तस्वीर है, वह ज़्यादा हम बोलें इसकी ज़रूरत नहीं, वह दिख रहा है। और जो स्वरूप होना चाहिए, अवसर मिला, और एक ऐसे व्यक्ति को भी अवसर मिला जो हर ढंग से सक्षम, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बेगूसराय के सबसे बड़े लोगों में नाम हर चीज़ का। और जैसा चर्चा नगर निगम की राजनीति, पंचायत की राजनीति, यहाँ पर कमीशन का खेल, बंदरवाट, ये चर्चा हुआ रहा करता है। इस चेहरा को पाके लोगों में एक भाव था कि आम तौर पर जो कमीशन खोरी का खेल होता है वह बंद होगा, क्योंकि इनको किस चीज़ का कमी है जो ये 25-50 लाख का कमीशन लेंगे। लेकिन दुर्भाग्य, वह स्वरूप बन नहीं पाया, वह स्वरूप दिख नहीं पाया, चाहे राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी हो या इतना न अपने में वो मदमस्त रहने वाले, हम कह सकते हैं। और स्वाभाविक भी बात है, जो बेगूसराय का स्वरूप आज बन गया है, उम्र का कहीं न कहीं कुछ असर रहा हो। जो लाभ मिलना चाहिए था बेगूसराय नगर निगम को, वो लाभ मिल नहीं पाया। ठीक है, यह भी मामला हुआ करता था कि नगर पार्षद को खुश करने में मेयर का समय अधिकांश चला जाया करता था। हम इस मामले में बिहार सरकार को वर्तमान धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन समस्या से खास करके आने वाले मेयर को निजात देने का काम किया।
कि केवल अपने वार्ड कमिश्नर, अपने नगर पार्षद को खुश करने में जो उनका आधा से ज़्यादा समय चला जाता था, अब डायरेक्ट मेयर का चुनाव जनता स्वयं करेगी। यह बहुत ही सराहनीय और अच्छा कदम बिहार सरकार का। जातिगत जनगणना को लेकर के एक बात सामने आ गई है कि कुछ लोग मान रहे हैं कि जो हिंदुत्व की हवा चली और जिसके वजह से आज जो सत्तासीन रहे आज तक, उनको सत्ता से बेदखल होना पड़ा, और हिंदुत्व की जो आबादी है, जो संख्या है, जो हिंदुओं की संख्या है, वो इतनी बड़ी तादाद में भारत में है कि लोगों को लगने लगा है कि मैं सत्ता में कभी आ ही नहीं सकता। कहीं उसे तोड़ने के लिए हिंदुओं को आपस में जाति की आग तो नहीं लगाने की मंशा है? नहीं, हम सहमत हैं। कमोबेश यह भाव है, होगा निश्चित तौर पर। हमने पहले भी कहा कि जो एक समाज में एक आपसी सद्भाव का वातावरण बना है, कभी बिहार या देश के अंदर दंगा फसाद ये बराबर चर्चा का विषय हुआ करता था। आज हम दंगा फसाद क्या होती है, कमोबेश उस चीज़ से आगे निकले हैं। कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी का सरकार आएगा दंगा होगा, लेकिन जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, कमोबेश दंगा पर हमारा नियंत्रण रहा, सबसे ज़्यादा नियंत्रण रहा है। और चूंकि हमारे विरोधी को कुछ मिलता नहीं है, इस बात से हम सहमत हैं कि हिंदुत्ववादी शक्तियाँ आज कहीं न कहीं ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित, आज वर्तमान नेतृत्व जो नरेंद्र भाई मोदी जी का नेतृत्व है उसमें अपने को पाता है, और कहीं न कहीं लामबंद हुआ है। जाति का बंधन ढीला पड़ा है और हर जाति समाज के बीच नरेंद्र मोदी आज लोकप्रिय चेहरा के रूप में जाने पहचाने। जितने वो सवर्णों में लोकप्रिय हैं, ठीक वही स्वरूप अनुसूचित जाति के लिए, वही स्वरूप आदिवासी वंचित समाज के लिए, वही पिछड़े वर्ग के लिए। कमोबेश आज वो सर्वप्रिय नेता के रूप में आज नरेंद्र मोदी, तो उन चीज़ों को तोड़ने के लिए हम कैसे फिर जाति जाति का रट लगावें, और जो यह एकजुटता का वातावरण बना है हम उसको कैसे तोड़ने। चूँकि सबकी दुकानदारी बंद हो चली है, अपना दुकान फिर से कैसे आरंभ हो, इसी का एक यह प्रतिफल दिखता है। और इसमें जिन लोगों ने भी अपनी सहभागिता दी है, परिस्थिति जन जिन लोगों ने भी इस जातिगत जनगणना करने में एक संवैधानिक व्यवस्था खड़ा करने का जो प्रयास इन लोगों ने किया है, हम कहीं से भी आज के दौर में इसकी कहीं कोई आवश्यकता नहीं। यह अब बीते दिनों की बात रह गई कि जाति जाति का खेल, भारत अब इससे आगे निकल चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पूर्व जिलाध्यक्ष संजय कुमार सिंह, जिन्होंने बड़े बेबाकी के साथ कहा कि जो भी व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा की जा रही हैं वो बेहतर हैं, लेकिन लोगों को भी समझना पड़ेगा कि बेहतर क्या है, और अगर बेहतर है तो उसका समर्थन में भी लोगों को उतरने की ज़रूरत है। अब कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा BT न्यूज़ बिहार के साथ। तब तक के लिए